गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी पूस की रात, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। पूस की रात एक भारतीय किसान की निर्धनता को वर्णित करने वाली कहानी है। इस कहानी के में लेखक ने बताया है कि हल्कू ऋण के भार के नीचे दबा किसान था। सर्दियों की रात में उसके पास शरीर ढकने तक का वस्त्र नहीं था। खेतों की रखवाली करते हुए सर्दियों की रात कैसे गुजारता था, इस कहानी में इसका मार्मिक चित्रण हुआ है। यह कहानी एक हल्कू की कहानी न होकर भारतीय किसान के गरीबी और अमीरों द्वारा उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार का प्रतिबिंब है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, यह हम लोग कहानी की शुरुआत कर रहे हैं। सहना आया है, लाओ, जो रुपये रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेंगे? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपये दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। क्या करे क्या नहीं करे उसे समझ नहीं आ रहा था। पूस सिर पर आ गया था। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा। बला से जाड़ों मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। यह सोचते हुए वह स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से हट गए और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो, कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है, जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपये न दूंगी। हल्कू उदास हो गया। मैं क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा। गाली क्यों देंगे, उसका क्या राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के इस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले में से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिया और बोली, तुम छोड़ दो, अब की से खेती मजूरी में जो सुख है, एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला गया मानो उसका हृदय निकाल कर देने जा रहा। उसने मजूरी से एक एक पैसे काट काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे हैं। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते हैं। हल्कू ने अपने खेतों के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोलों पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरे, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रह, तो यहाँ क्या लेने आया है? अब खाओ ठंड। मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाए और अपनी कुंकुम की दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कुंकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरे की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह पछुआन जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं, फिर एक चिल्लम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिल्लम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। एक एक भागवान ऐसे पड़े हैं जिसके पास जाड़े जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल है कि जाड़े का गुजारा हो जाए। तकदीर की खूब है, मजूरी हम करें, मजे दूसरे लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में
में से जरा सी आग निकालकर चिल्लम में भरी। जबरा भी उठ गया। हल्कू ने चिल्लम पीते हुए कहा, पिएगा चिल्लम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। जबरे ने उसके मुंह की ओर प्रेम से झलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा। उसको बोलता है कि कल से वह वहाँ पुआल बिछा देगा, वह उसी पर सोएगा, तब उसे जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिया और उसके मुंह के पास अपना मुंह ला करके वहाँ बैठ गया। चिल्लम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब की बार सो जाऊंगा। पर उसे एक क्षण भी नींद नहीं आई। उसके हृदय में कंपन होने लगी। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिचास की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह रहा न गया तो उसने जबरे को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसा सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले न लगाता। वह अपने दीनता से आहत था, जिसने आज उसे इस दशा तक पहुंचा दिया था। इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरे ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी, जो हवा के ठंडे झोंके को तुच्छ समझती थी। वह झटपट उठा और छतरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकाकर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए भी आ जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रही थी। 1 घंटा और गुजर गया। रात में ने शीत की हवा से धधकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था कि सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठा नहीं जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। टांटे हो जाएंगे तो फिर आकर सो जाएंगे। अभी तो रात बहुत है। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था। अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों की ओस की बूंद टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक झोंके मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आए। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिली, उसे निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे। वह पत्तियों पर पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ
ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिर पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय पर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कुंकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड ही क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गया बच्चा तो मैं दवा न कराऊंगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कतार नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहते हुए उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैर में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, यह सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस से दबा लेता था। जबरा जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसकी खेत में आया। शायद नील गाय का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चर जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। वह जाड़े पाले में खेत जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असुझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लिहो लिहो लिहो। जबरा भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेतों का सफाया किए डालती थी। हल्कू गरम राख के पास शांति से बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से अपने में जकड़ रखा था। उसी राख के पास गरम जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई और मुन्नी चिल्ला रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारा खेत सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे मंडिया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेतों की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है। जबरा मंडिया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों
खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मलगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। हल्कू जो मजबूरी में वहाँ सोता था, अब उसे लगता है कि खेत चर गए, फसल गाय चर गई है, अब उसे वहाँ पर रुकना नहीं पड़ेगा। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भारतीय किसान हमारे अन्नदाता हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना हर देशवासी का पुनीत कर्तव्य है।